दोस्तों नमस्कार। आज से मैं आपकी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहा हूं। किसी भी सब्जेक्ट को जानने से पहले, पढ़ने से पहले हमें उस सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहिए कि वो सब्जेक्ट आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं। कुछ प्रश्न होते हैं जिनको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमें ये जानने की कोशिश करना चाहिए कि ये सब्जेक्ट क्या है। दूसरा, हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। तीसरा, इस सब्जेक्ट में क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है। पांचवा क्वेश्चन, इस सब्जेक्ट का यूज कहाँ कहाँ पर है। तो आइए इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। यही हमें बताएगा, इन्हीं के जवाबों से हमें पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। इसे इस सब्जेक्ट को वैद्युत मौलिक अभियांत्रिकी के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये पूरे के पूरे वीडियो सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में बने। मैं पूर्णतया इस बात का ध्यान रखूँगा कि डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे ज़्यादा वीडियो सेशन सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश से थोड़ी सी परेशानी होती है। तो हमने इन वीडियो सेशंस में ये भरपूर कोशिश की है कि उनकी इन परेशानियों को दूर किया जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती, उन्हें इंग्लिश आती है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं आती कि वो सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से समझ सके। क्योंकि जितनी भी इंजीनियरिंग की बेहतरीन किताबें हैं, बेहतरीन लेक्चर्स जो डिलीवर किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स द्वारा, वो सारे इंग्लिश में होते हैं। जो टर्म्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। हिंदी में बहुत कम किताबें छपती है, इसलिए उन्हें समझने में कठिनाई होती है। लेकिन उनकी इस कठिनाई को ये सारे वीडियो सेशंस आसान बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो वीडियो सेशंस हैं किन किन स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाले हैं। तो हमने इसे डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमा इन EE और EC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इन स्टूडेंट्स के लिए, इन्हीं स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के मैं ये वीडियो सेशंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसके साथ साथ जो लोग बीटेक या बी कर रहे हैं, बीटेक और बी के फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, जब उनका जो पहला ही टेक्निकल जो टॉपिक होता है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इस नाम से होता है, या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट्स के नाम से, इन अलग अलग नामों से ये सब्जेक्ट होता है। लेकिन इस सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस मैच करता है। इसके साथ साथ जो यूपी बोर्ड या CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड के क्लास 12th के जो स्टूडेंट हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो सेशंस काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। अब आइए देखते हैं कि तो ये सारे स्टूडेंट्स जो मैंने डिस्कस किया है, डिप्लोमा, बीटेक और क्लास 12th के स्टूडेंट्स, ये सारे स्टूडेंट्स इन वीडियो सेशंस से काफ़ी ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। आइए देखते हैं, हम जो कुछ शुरुआत में सवाल किए थे उन सवालों के उत्तर जानने की कोशिश करते हैं।
सबसे पहला सवाल था ये सब्जेक्ट क्या है। देखिए, सब्जेक्ट वैद्युत मौलिक अभियांत्रिकी है, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। इसमें हम इंजीनियरिंग के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल्स एलिमेंट्री रूप में सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उसमें होगा। दूसरा सवाल ये है कि इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ें। क्योंकि इस सब्जेक्ट को पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं, चाहे आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या बीटेक के स्टूडेंट हो, जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं तो जो सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, इसके साथ साथ मेज़रमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इसके साथ साथ EMFT हो गया, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, या इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स हो गए। ये सारे सब्जेक्ट अगर बेसिक आपको नॉलेज ना हो तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए बेसिक्स का जानना और समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए ये सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं। अगला सवाल है, इस सब्जेक्ट का स्कोप क्या है। हम लोग बात करते हैं स्कोप के बारे में। तो अगर इस सब्जेक्ट का स्कोप देखा जाए तो चूँकि सब्जेक्ट का स्कोप तो ये है कि सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन वैद्युत मौलिक अभियांत्रिकी का उपयोग हमारे जीवन में हर समय है। हमारे जीवन में यूज होने वाली प्रत्येक चीज़ें, बमुश्किल ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ना हो, नहीं तो हमारे उपभोग की सारी चीज़ें, जो ऐशो आराम हम ज़िंदगी में चाहते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के जीवन की कल्पना करना आज के समय में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और जिस तरीके से हमारे देश में या पूरे विश्व में जो भी ऊर्जा के संसाधन हैं, जो स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत हैं, जैसे खनिज पदार्थ हो गया, खनिज तेल हो गया, ये सारे धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियर पदार्थ हो गया, ये धीरे धीरे पृथ्वी पर से ख़त्म हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। इन्हीं की सहायता से बिजली को बनाया जाता है, एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो जब ये एक ऐसा समय आएगा कि पृथ्वी से ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, फिर हमारे पास कोई सोर्स नहीं होगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करें। तो सोचिए कि वो ऐसा समय होगा जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का कोई स्रोत नहीं होगा। इसलिए आज का जो दौर है वो कन्वेंशनल सोर्सेज की तरफ, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की तरफ या रिन्यूएबल सोर्सेज की तरफ अग्रसर हो रहा है, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो हम किसी न किसी रूप में इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी रूप से इलेक्ट्रिसिटी के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के रूप में ही कन्वर्ट करना इसलिए ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है कि इलेक्ट्रिसिटी से और भी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब आइए देखते हैं, ये तो था स्कोप। तो इस सब्जेक्ट का ही एक स्कोप है, और जो बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करते हैं या बीटेक करते हैं, ये खास कर देखिए, हमने एक चीज़ और नहीं बताया आपको, ये ITI जो कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि उनके बहुत सारे टॉपिक्स जो फर्स्ट ईयर के जो जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही समाहित हैं। एक दो टॉपिक अगर शुरुआत के छोड़ दिया जाए कि टूल्स क्या हैं, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रीशियन के टूल्स क्या हैं, या इलेक्ट्रीशियन का स्कोप क्या है, इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड जो हजार्डस हैं और उनसे बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं, प्राथमिक उपचार वगैरह, अगर इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो वहाँ जब फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रीशियन के सिलेबस से शुरू होता है, तो फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से लेके जो फर्स्ट सेमेस्टर है ट्रांसफार्मर तक पूरा का पूरा बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही समाहित है। तो वो सारे बच्चे जो ITI कर रहे हैं
उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये वीडियो सेशन यूजफुल होने वाले हैं। तो आज के दौर में जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रिकल व्यक्ति का जो इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो उसकी ज़्यादा ज़रूरत होने वाली है। अगर बात की जाए, देखिए पॉलिटिकली ज़्यादा बात नहीं किया जाएगा, लेकिन पिछले काफ़ी समय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत सारी सर्विसेज बाधित हुई हैं, नहीं आई हैं, लेकिन वो सारे पद रिक्त हैं, उनको कभी ना कभी भरा ही जाना है। तो अब धीरे धीरे वो समय आ रहा है कि गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे कि उन सारे पदों की रिक्तियों को भरा जाए। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस सब्जेक्ट को छोड़ के दूसरी दिशा में चले गए। चूँकि वो दूसरी दिशा में चले गए हैं तो वहाँ से फिर इस सब्जेक्ट को अपने आप रिकवर कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा। हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि हम उनको इस दिशा में रिकवरी में उनका सहयोग करें। आइए हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। अगर बात की जाए सिलेबस की तो हम लोग सबसे पहले जो चैप्टर्स को डिफाइन करते हैं। बेसिक्स एंड इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब बेसिक्स और वैद्युत परिपथ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम लोग इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखेंगे। हिस्ट्री और इवोल्यूशन, इतिहास क्या था और कैसे कैसे बिजली का प्रयोग होता गया और आज के दौर में क्या है। दूसरी चीज़ जो इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे चार्ज हो गया, करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पावर, एनर्जी और उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। इसके बाद हम लोग बेसिक लॉस के बारे में सीखेंगे। बेसिक लॉस का मतलब कि जो बेसिक नियम है, जैसे ओम्स लॉ हो गया, केवीएल हो गया, केसीएल हो गया, किरचॉफ्स के नियम हो गए। इसके साथ साथ करंट डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे थ्योरम्स की। थ्योरम्स अगर बात की जाए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तो टोटल 8 थ्योरम्स हैं, लेकिन डिप्लोमा के स्तर तक और बीटेक के भी प्रथम सेमेस्टर के स्तर तक सिर्फ और सिर्फ 4 ही थ्योरम्स को पढ़ा जाता है। सिर्फ 4 ही थ्योरम्स का स्टडी करना होता है। वो कौन कौन से थ्योरम है? थेवेनिन्स थ्योरम हो गया, नॉर्टन्स थ्योरम हो गया, सुपरपोजिशन थ्योरम हो गया और उसके साथ साथ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो टोटल 4 थ्योरम्स को स्टडी किया जाएगा। इसके बाद कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चूँकि ये बेसिक एलिमेंट्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, सर्किट में इनका क्या प्रभाव है, इसके साथ साथ ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन क्या है और वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप क्या है, इनके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। इसके बाद सेल्स एंड बैटरीज के बारे में। सेल्स एक इंडिविजुअल यूनिट है, सिंगल यूनिट है, और बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, सेल्स का संयोजन। अगर बात की जाए बैटरी और सेल की, तो जो भी पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, जैसे घड़ी हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, या कोई भी पोर्टेबल डिवाइस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें हमें डीसी सोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो वो डीसी सोर्स, यही सेल्स और बैटरीज उन डीसी सोर्सेस के रूप में काम करते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नेटिज्म एंड
मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। इसके बाद हम लोग देखेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक सर्किट में। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इसी के ऊपर बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं जो हायर क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स हो गया, पावर सिस्टम हो गया, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। ये सारे सब्जेक्ट मोस्टली इसी कॉन्सेप्ट पे डिफाइंड होते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बने हैं। तो ये उनका बेस है, उन सारे हायर सब्जेक्ट, हायर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स का ये बेस है। इसके बाद हम लोग एसी एनालिसिस की बात करेंगे। एसी एनालिसिस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है। अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट चैप्टर इस इसमें हम लोग बात करेंगे एसी के बारे में। एसी क्या है, इसका जनरेशन कैसे होता है, इसके साथ साथ इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसके बेसिक पैरामीटर्स क्या क्या हैं, टर्मिनोलॉजी क्या है, वैल्यूज़ क्या क्या हैं, और एसी सर्किट में जो एलिमेंट हैं उनका कनेक्शन कैसा है, इसके साथ साथ रेजोनेंस क्या है, और एसी पावर्स क्या क्या हैं। 3 प्रकार के पावर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सॉरी, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपरेंट पावर। तो एसी एनालिसिस के बाद जो लास्ट चैप्टर होने वाला है वो है पॉलीफेज सर्किट। या पॉलीफेज सिस्टम कहिए इसको, पॉलीफेज। एसी एनालिसिस में हम लोग सिंगल फेज की बात करेंगे, लेकिन जब बात आएगी पॉलीफेज सिस्टम की तो इसमें 3 फेज सिस्टम की बात करेंगे। 3 फेज सिस्टम क्या है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, इसके साथ साथ स्टार कनेक्शन क्या होता है, डेल्टा कनेक्शन क्या होता है। स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में हम लोग देखेंगे कि लाइन एलिमेंट और वोल्टेज, लाइन पैरामीटर्स और वोल्टेज पैरामीटर्स के बीच में क्या रिलेशंस हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद इनमें जितने भी टॉपिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, जितने भी रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हर टॉपिक पे इतने सारे न्यूमेरिकल, कम से कम इतने न्यूमेरिकल तो कर ही लेंगे कि वो पूरा का पूरा टॉपिक आपको उसमें हर प्रकार के न्यूमेरिकल समाहित हो जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को सिर्फ ये ना समझें कि ये सिर्फ उनके डिप्लोमा स्तर तक ही सीमित है। ये आपको कॉम्पिटिटिव स्तर पे ही को ध्यान में रख के भी बनाया जा रहा है। कॉम्पिटिटिव स्तर को, अब इसमें कॉम्पिटिटिव स्तर में बहुत सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। अगर बात की जाए तो यूपीपीसीएल और जितनी भी स्टेट पावर होल्डिंग कंपनीज हैं, जैसे बिहार की कंपनी, बिहार की जो पावर कॉरपोरेशन होल्डिंग कंपनी है, उसमें भी बहुत सारे जूनियर इंजीनियर के पद आते हैं, इलेक्ट्रिशियन के पद आते हैं। इसी तरह यूपीपीसीएल हो गया, इसमें भी बहुत सारे इलेक्ट्रिशियन के और जूनियर इंजीनियर के पद आते हैं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रांगली डिप्लोमा ही क्वालिफ़िकेशन के तौर पे मांगा जाता है, और आईटीआई इलेक्ट्रिशियन के लिए सिर्फ आईटीआई। तो इसमें जो जिन्होंने इंजीनियरिंग सिर्फ किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, एमटेक किया, वो इसमें फॉर्म नहीं डाल सकते। तो इसमें सिर्फ डिप्लोमा स्टूडेंट ही डाल सकते हैं। जूनियर इंजीनियर की अगर बात की जाए तो जूनियर इंजीनियर के लेवल पे आपका जो कंपटीशन होगा सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के बीच में ही होगा। तो आपको ये वीडियो सेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं आपके लिए। अगर बात की जाए तो डीएमआरसी और जितने भी मेट्रो प्रोजेक्ट हैं, कोलकाता मेट्रो हो गया, मुंबई मेट्रो हो गया, पुणे मेट्रो हो गया, बेंगलुरु मेट्रो हो गया, लखनऊ मेट्रो एलएमआरसी हो गया, डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन, इन सारे पीएसओज़ में, और इसके साथ साथ जो पीएसओज़ हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, इन सारे में जब जूनियर इंजीनियर और इलेक्ट्रिशियन के पद आते हैं, इन सारे पदों के लिए ये सारे वीडियो सेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं, जो पहला चैप्टर है इसको शुरू करते हैं आज। पहले चैप्टर का जो वेरी फर्स्ट टॉपिक है
हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में आइए हम लोग पहले देख लेते हैं। बेसिक्स एंड इलेक्ट्रिक सर्किट के अंतर्गत हम लोग सीखेंगे हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे चार्जेस के बारे में। इसको अगर देखा जाए हिंदी में तो इसको बोला जाता है आवेश। आवेश के बारे में बात की जाएगी। इसके बाद आवेश के बेसिस पे ही हम लोग देखेंगे कि कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर को डिफाइन करेंगे। इसके बाद इंसुलेटर को डिफाइन करेंगे। इसके बाद सेमी कंडक्टर को डिफाइन किया जाएगा। सेमी कंडक्टर को डिफाइन करेंगे। तो इन तीनों चीज़ों को डिफाइन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। कंडक्टर यानी हम इसको चालक कहते हैं, इसको कुचालक के नाम से जाना जाता है, इसको अर्धचालक। तीनों के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बाद करंट के बारे में बात किया जाएगा। करंट यानी विद्युत धारा। विद्युत धारा के बारे में सीखेंगे और विद्युत धारा से रिलेटेड इसी की बेसिस पे एक बार फिर हम लोग देखेंगे कंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है और सेमी कंडक्टर क्या है। इसको हम लोग रीडिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में, या इसको आप वोल्टेज भी कह सकते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर बात की जाए तो इसको विभव बोला जाता है, या पोटेंशियल हो या वोल्टेज हो, दोनों को हम लोग विभव के नाम से जानते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस को विभवांतर के नाम से जानते हैं। विभवांतर के नाम से जाना जाता है। इसके साथ बाद हम लोग बात करेंगे पावर की, इलेक्ट्रिकल पावर की। पावर का मतलब शक्ति क्या होता है, इसके बारे में बात की जाए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एनर्जी के बारे में। एनर्जी का मतलब वैद्युत ऊर्जा, ऊर्जा के बारे में बात की जाएगी, और जो कुछ भी बचता है उसके बारे में बात किया जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट में। वैद्युत परिपथ। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा होगा। आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स आप बनाते चलेंगे तो आपको चीज़ें तैयार होती जाएंगी। और कोशिश करिए कि नोट्स को 2-3 बार पढ़िए उसको, और पढ़ने के बाद एक और उसका शार्ट नोट्स बनाइए। एक ऐसी हैंडबुक बनाइए जो आपको पूरे बुक को कुछ पन्नों में समाहित कर दे। लेकिन ये कब होगा, जब आप रेगुलरली उसको रिवीजन के रूप में उसको हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक को बार बार पढ़ते जाएंगे। तो बार बार पढ़ने से क्या होगा कि चीज़ों को आप कॉम्पैक्ट में कर लेंगे। इंजीनियर का काम क्या होता है, इंजीनियर का काम यही होता है कि कितना भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो या कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसको सॉर्ट आउट कर देना, कम छोटा कर देना। और छोटा कैसे करना, हर तरीके से छोटा करना, ताकि उसका कॉस्ट भी कम लगे, उसका साइज़ भी कम हो जाए, इसके साथ साथ उसमें समय भी कम लगे। तो इन सारी चीज़ों को क्या करता है, वो मिनिमाइज़ कर देता है। यही काम है हमारा और आपका इंजीनियर यानी इंजीनियर्स का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में।
इलेक्ट्रिसिटी का इतिहास क्या था, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके साथ साथ हिस्ट्री का इतिहास का इलेक्ट्रिसिटी का इतिहास क्या था, इलेक्ट्रिसिटी कब चर्चा में आई और धीरे धीरे उसका विकास होते होते आज के दौर में वो कहाँ पहुँचा है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो हम आपको बता दें कुछ चीज़ें, आपको बेसिक चीज़ें आपको डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहले आप समय के बारे में जान जाइए कि समय को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, साल को। नंबर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, तो नंबर सिस्टम में नंबर लाइन भी आपने पढ़ा होगा। नंबर लाइन क्या होता है कि संख्याओं को एक लाइन के ऊपर प्रदर्शित करने को ही क्या बोला जाता है, प्रदर्शन, इसी लाइन को बोला जाता है नंबर लाइन बोला जाता है। तो नंबर लाइन 0 से स्टार्ट होता है और 0 से अपने राइट में पॉजिटिव तक जाता है, कहाँ तक, 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक जाता है। इसके बाद अपने लेफ्ट में ये नेगेटिव नंबर्स को हैंडल करता है, -1 -2 -3 -4 से लेके माइनस ऑफ इनफाइनाइट तक जाता है। तो इसी तरह क्या है, साल भी हैं। जो पॉजिटिव साल्स हैं इनको ईस्वी बोला जाता है, ईस्वी के नाम से जाना जाता है। या अगर इंग्लिश की बात करें तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, एडी के नाम से जाना जाता है। और इससे पहले इसको बीसी या ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है। तो जो इंग्लिश कैलेंडर है, या दूसरे शब्दों में कहें तो जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, उसमें जो साल की शुरुआत होती है, सन 1 की जब शुरुआत होती है, तो इनके जो ईश्वर थे, ईश्वर के अवतार थे, ईसा मसीह, या इंग्लिश में कहें तो जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म से शुरू होता है। तो उनके जन्म से सन 1 शुरू होता है। और इसी तरह 1 2 3 4 5 आते आते आज हम लोग कितने साल में हैं, 2000 2020 में है। लेकिन इनके जन्म से पहले को क्या बोला जाता है, बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट का मतलब जीसस क्राइस्ट, उनके जन्म से पहले, क्राइस्ट के जन्म से पहले के ये साल हैं। तो जो वेद लिखे गए हैं, आपको याद होगा, तो वेद कब लिखे गए हैं, वेद लिखे गए हैं 1500 ईसा पूर्व लिखे गए हैं। 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के मध्य सारे वेदों का संकलन हुआ है। तो ईसा पूर्व में अगर इधर जाते हैं तो क्या होता है, -1 -2 3 लिखेंगे, नहीं, क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 से लेके, अगर देखा जाए तो देखिए एक 326 एक साल लेते हैं। तो ईसा से 326 साल पहले, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट डेट है। अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान का आक्रमण हुआ था भारत पे। एक ऐसा राजा, या यूँ कहें तो योद्धा, जो पूरी दुनिया को जीतने की हिम्मत लेके अपने घर से निकला था, और उसने आधी दुनिया जीत ली और 326 ईसा पूर्व में उसने भारत पे आक्रमण किया, और यहीं क्या हो गई, उसकी मौत हो जाती है। तो 326 ईसा पूर्व यानी कि आज से कितने साल पहले बताइए। अगर देखा जाए तो 2020 ये और 0 इसमें 326 जोड़ दिया जाए तो 6 4 3 और 2 2346 साल पहले, आज से ठीक 2346 साल पहले भारत पे सिकंदर का आक्रमण हुआ था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो देखा जाए तो 1750 ईसा पूर्व में, यानी आज के हिसाब से कितने साल पहले, 2020 और प्लस 1750 कितना हो गया, 70, ये 7
3770 साल पहले, 3770 साल पहले मिस्र में, मिस्र का मतलब इजिप्ट हुआ। इजिप्ट में से होकर दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी बहती है, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो मिस्र नदी में, जो नील नदी में मिस्र के मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाते थे। तो जब मछली पकड़ने के लिए जाते थे तो एक विशेष प्रकार की मछली थी जिससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती थी। उस मछली को आज के समय में ईल मछली कहा जाता है, ईल फिश, इसका जो नाम है ईल फिश। और इस समय ये लोग कहते थे, जो मिस्र के निवासी थे, 1750 वर्ष पहले इलेक्ट्रिक फिश उसका नाम दिया जाता था, इलेक्ट्रिक फिश का नाम दिया जाता था। तो इलेक्ट्रिक शब्द का जो आविष्कार है वो उसी सन में हो गया था, यानी इलेक्ट्रिक शब्द पहले से था तो उन्होंने इलेक्ट्रिक फिश का नाम दिया। अब ये इलेक्ट्रिक फिश क्या करते थे, उसको पकड़ने पे काफ़ी तेज़ का वो झटका मारती है, इलेक्ट्रिक करंट अपने बॉडी में पैदा करती है, जिसको छूने से कोई भी व्यक्ति एक समय के लिए क्या हो सकता है, लकवाग्रस्त हो सकता है। इसमें इतना ज़्यादा पावरफुल करंट पैदा करती है। तो इस मछली को मिस्र में थंडरर ऑफ नाइल बोला जाता था। क्या बोला जाता था? थंडरर ऑफ नाइल के नाम से जाना जाता था, या प्रोटेक्टर के नाम से भी जाना जाता था। प्रोटेक्टर का मतलब होता है रक्षक। ये अन्य मछलियों के रक्षक के रूप में काम करती थी। तो 1750 ईसा पूर्व पहली बार इलेक्ट्रिक शब्द इजाद हुआ। अभी आपको एक चीज़ और बताते चलें कि देखिए, दो चीज़ें होता है, एक इन्वेंशन होता है, इसका मतलब होता है आविष्कार, आविष्कार होता है या अनुसंधान, और दूसरा होता है डिस्कवरी। डिस्कवरी का मतलब भी होता है, इसका मतलब होता है खोज। अब दोनों में अंतर क्या है? बहुत सारे लोग बोलते हैं इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी हुआ। तो देखिए, जो चीज़ पहले से मौजूद है लेकिन हमने उसको देखा नहीं है, अगर उसको देख लिया तो उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा कि ये चीज़ है, मौजूद है, तो उसी को बोला जाता है कि डिस्कवरी ऑफ दिस। पंडित नेहरू ने एक किताब लिखी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह पहली बार फायर, आग का, मनुष्यों ने, ह्यूमन बीइंग ने पहली बार जब आग का आविष्कार किया था। तो देखिए, आग की खोज की थी, तो आविष्कार नहीं बोलेंगे उसको, आग की खोज की। क्या उससे पहले आग नहीं था? आग था, बिल्कुल था। उन्हें कैसे पता चला कि आग है, और आग हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल है? उस समय भी जब काफ़ी तेज़ हवाएं चलती थी, तो चूँकि जो जंगल है, घने जंगल है, वो काफ़ी ज़्यादा घने होते थे, और उनकी जो टहनियाँ थी वो आपस में ऐसे हवा के चलते रगड़ खाती थी, और उसके रगड़ खाने की वजह से एक दो चिंगारी सूखे पत्तों पे गिरी, आग लग गया। आग लगा तो उसमें जंगल के बहुत सारे जानवर मारे गए। क्योंकि उस समय का जो मनुष्य था वो उन्हीं जानवरों का शिकार करके उनको खा के अपना पेट भरता था। तो जब उसने भुने हुए मांस को खाया तो वो कच्चे मांस की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगा। तो स्वादिष्ट लगने के कारण उसे लगा कि ये जो आग है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, वो आग को एक दैवीय रूप में मानते थे, क्योंकि आग जलने से जो भी आसपास के जो जानवर थे, जानलेवा जानवर, आप जो उनकी जान ले सकते थे, वो सारे डर के मारे भाग जाते थे। तो आग एक रक्षक के रूप में भी उनके लिए साबित हुई। तो आग का क्या हुआ? डिस्कवरी हुआ, डिस्कवरी ऑफ फायर। इन्वेंशन ऑफ फायर इसको नहीं बोलेंगे, क्यों? क्योंकि आग पहले से मौजूद थी, बस उन्होंने क्या किया, इजाद कर लिया। तो इसको बोलेंगे डिस्कवरी ऑफ फायर। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो क्या इससे पहले भारत नहीं था?
था, सोने की चिड़िया था। तो भारत की जब खोज हुई तो वास्को डी गामा ने क्या किया, उसने वैश्विक स्तर पे बताया कि भारत एक देश है, एक मुल्क है जहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे स्पाइसेस काफ़ी अच्छे मिलते हैं, मसाला काफ़ी अच्छा मिलता है। तो वो अपने यहाँ से ट्रेड किया, अपने घर से चला, अपने देश से चला, पुर्तगाल से चला और भारत आया। भारत में आके उसने व्यापार शुरू किया। व्यापार में क्या किया कि यहाँ के बहुत सारे मसाले और काफ़ी चीज़ें लेके गया अपने यहाँ, क्योंकि वहाँ ठंडे प्रदेश हैं तो वो लोग गरम मसाला काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का उसने क्या किया, इंडिया की डिस्कवरी की। इसी तरह कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, क्योंकि वो निकला था भारत से व्यापार करने के लिए ही, लेकिन वो पहुँच गया कहाँ, अमेरिका पहुँच गया। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कहाँ पहुँच गया। तो डिस्कवरी हुआ। अब इन्वेंशन क्या होगा अब इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है ये हमें नहीं पता था। इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ, साइकिल का इन्वेंशन हुआ, मोटरसाइकिल का इन्वेंशन हुआ, हवाई जहाज़ का इन्वेंशन हुआ, अनुसंधान हुआ, आविष्कार हुआ, टेलीफोन का आविष्कार हुआ, जो ऑनलाइन सिस्टम हम लोग देख रहे हैं, वर्चुअल सिस्टम देख रहे हैं, इसका क्या हुआ, आविष्कार हुआ, बल्ब का आविष्कार हुआ, फ़ैन का आविष्कार हुआ, एसी का आविष्कार हुआ। इन सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ। जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं जो पहले से मौजूद नहीं थी, उनको किसी दूसरे रूप में कन्वर्ट करके इनका आविष्कार किया गया। तो दोनों में यही डिफरेंस है, इन्वेंशन और डिस्कवरी में। इसके बाद अगर बात की जाए तो 16वीं शताब्दी में 16th, ये तो BC था, 16वीं शताब्दी में यानी आज से 420 साल पहले। एक काफ़ी ख़राब नंबर है 420, लेकिन देखिए तो 420 साल पहले की अगर बात की जाए तो विलियम गिलबर्ट नाम के एक साइंटिस्ट थे, इसको फिजिसिस्ट थे। इन्होंने एम्बर एक प्रकार का पेड़ का छाल होता है, एम्बर को रगड़ने की वजह से क्या हुआ कि कुछ चीज़ें क्या हो रही हैं, उससे चिपक जा रही, छोटे छोटे टुकड़े उससे चिपक जा रहा है। या कंघे को ऐसे सूखे बालों में रगड़ने से क्या होता है, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को वो अपनी तरफ कुछ क्षण के लिए आकर्षित कर लेता है। तो उन्होंने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया। इस चीज़ से सबसे पहली बार उन्होंने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार किया। अब आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी देखिए दो प्रकार की होती है। जैसे जैसे टर्म्स आते जाएंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देख लीजिए इसको, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी विच डजंट मूव। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है, धारा वैद्युतिकी। तो इसका मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो मूव ना करे, स्थिर रहे, उसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी जो करंट मूव करे, इलेक्ट्रिसिटी जो मूव करे, उसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन्होंने किससे फाइंड आउट किया, एम्बर से। इन्होंने देखा कि एम्बर को रगड़ने से कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े उसकी तरफ या सिल्क का कपड़ा उसकी तरफ आसानी से आकर्षित हो रहा है, यानी चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जब चार्ज के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट क्या है चार्जेस का। चार्ज एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे आ जा रहा है। इसके बाद
इसके बाद 1700, इसके ठीक 150 साल बाद 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कॉन्सेप्ट दिया। अब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट किस बेसिस पे दिया? आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा बचपन में कि बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे। चूँकि नाम जब इनसे आविष्कार जुड़ा है तो साइंटिस्ट ही होंगे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया क्या कि इन्होंने महसूस किया कि जब बारिश होने से पहले जो लाइटनिंग होती है, थंडरर होता है, बादल गरजते हैं और बिजली कड़कती है, तो कुछ चार्जेस डिस्प्लेस होते हैं, यानी कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लाइटनिंग में कन्वर्ट हो रही है। तो उन्होंने क्या किया कि एक पतंग को लाइटनिंग के समय में, जब लाइटनिंग हो रही थी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लाइटनिंग, उन्होंने एक पतंग के साथ एक लोहे का टुकड़ा, यानी आप कहें तो लोहे की चाबी एक बांध के और सिरे तक उसको ले आए और उड़ाया। और जब लाइटिंग हुई तो उन्होंने महसूस किया कि इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसका नाम दिया गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही थी? मूव हो रही थी। इसके बाद 1819 और 1821 में हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में आप लोगों ने 10वीं क्लास में या 12वीं में पढ़ा होगा। तो क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। किसका कॉन्सेप्ट दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक की सहायता से मैग्नेटिक फील्ड बनाना और मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की सहायता से मैग्नेटिक एनर्जी एंड वाइस वर्सा, मैग्नेटिक एनर्जी की सहायता से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना, इसी प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। इसके बाद 1821 में माइकल फैराडे, इन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर बना दिया। इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल में हम लोग सीखेंगे जब मैग्नेटिज्म का चैप्टर स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक मोटर इन्होंने बना दिया। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है इसके बारे में भी जानेंगे। एक ऐसा एनर्जी कन्वर्टिंग डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद 1876 में 1876 में थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार कर दिया। इलेक्ट्रिक बल्ब में भी कौन से बल्ब का? वैद्युत बल्ब का आविष्कार किया। कौन सा? इनकैंडेसेंट लैंप। पुराने समय में, आज से अगर ठीक अभी भी यूज होता है, 100 वाट का जो पीला वाला रोशनी का बल्ब आता है उसी को बोला जाता है इनकैंडेसेंट लैंप। फिर 3 साल के आने वाले 3 सालों में यानी 1879 में इसका कमर्शियलाइजेशन हो गया। कमर्शियलाइजेशन का मतलब इसको एक बड़ी संख्या में इसका मैन्युफैक्चरिंग करके, इसको बना के इंडस्ट्री में बना के बेचा जाने लगा।
18वीं शताब्दी के स्टार्टिंग से ही यूरोपीय देशों में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई तो हमारे सामने सबसे ज़्यादा जो बड़े चैलेंजेस थे वो क्या थे? इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में डेवलपमेंट करना। तो उसी फील्ड में डेवलपमेंट होते गए और वो समय सबसे ज़्यादा गोल्डन माना जाता है 1886 जब निकोला टेस्ला ने आरएमएफ का कॉन्सेप्ट दिया। आरएमएफ का मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट दिया। इस कॉन्सेप्ट पे इन्होंने एसी मशीन्स का आविष्कार किया। एसी मशीन यानी अल्टरनेटर का। अल्टरनेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और किस प्रकार की? एसी के रूप में, यानी प्रत्यावर्ती धारा के रूप में। तो और बाकी आज के समय में टुडे वी हैव, हमारे पास ढेर सारे क्या हैं? पावर प्लांट्स हैं। अगर इनकी संख्या देखी जाए, अगर इनके प्रकार देखे जाए कौन कौन से? थर्मल पावर प्लांट स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा पहले जो डेवलप हुए, थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद विंड पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, इसके साथ MHD मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक एनर्जी पावर प्लांट। उसके बाद ओटेक ओशियन थर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी टाइप के पावर प्लांट। उसके बाद टाइडल एनर्जी से रिलेटेड थर्मल पावर प्लांट, टाइडल एनर्जी से रिलेटेड पावर प्लांट्स। इसके बाद बस आज के समय में सोलर पावर प्लांट्स को काफ़ी तेज़ी से पूरे विश्व में प्रसारित किया जा रहा है। तो आज हम इस कंडीशन में हैं। तो ये तो था इलेक्ट्रिसिटी का इवोल्यूशन और हिस्ट्री। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले चैप्टर से हम लोग फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक टर्म से शुरुआत करेंगे। तो इसको आप एक बार लिख लीजिए और मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। धन्यवाद।